जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। साथियों, लोकसभा के चुनाव 2024 के संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है। किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, ये भी स्पष्ट हो चुका है। अब जितना लोगों के जीतने पे चर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा चर्चा बहुजन समाज पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी के शून्य पे आ जाने पे, एक भी सीट नहीं मिलने पे चर्चा का विषय केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। ऐसा लगता है कि वे लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी शून्य पे आ गई, बहुजन समाज पार्टी जीरो हो गई, जीरो बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। जो ये चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी जीरो पे आ जाए, तो वो अपने प्रयास में सफल हुए, या बहुजन समाज पार्टी की कमजोरी, जो भी बात है ये विचारणीय है। ये मुद्दा कि बहुजन समाज पार्टी क्यों हारी, बहुजन समाज पार्टी जीरो पे क्यों आ गई, तो क्यों हारी के प्रश्न के उत्तर तो बहुत हैं। बहुजन समाज पार्टी क्यों हारी, क्यों हारती चली आ रही है। बहुजन समाज पार्टी का जनादेश भी गिरता चला जा रहा है, सीटें नहीं आ रही। ये विरोधाभास भी लगता है कि 2014 में अगर जीरो सीट आई तो 2019 में 10 सीटें आई। यद्यपि गठबंधन था, 2024 में कोई गठबंधन नहीं था, अपने बलबूते पे सरकार बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा और जीरो सीट पे आ गई। और जनाधार भी कम हो गया, जनाधार बहुत कम हो गया। विभिन्न प्रकार के विश्लेषक इस विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, अपने अपने तर्क हैं। एक बड़े विचारक हैं, सेंटर फॉर ऑब्जर्वेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, CORD के डायरेक्टर अतहर हुसैन कहते हैं कि 2024 के चुनाव में दलित मतदाता निर्णायक साबित हुए, ये उनका मानना है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो दलित मतदाता है। तो सरकार बनने में या हारने में, बहुजन समाज पार्टी के जीरो पे आने पे, तो ये CORD के डायरेक्टर अतहर हुसैन जी के अनुसार जो दलित मतदाता निर्णायक साबित हुए हैं, तो इसके कारण भी दलित मतदाता ही हैं। भाजपा के वोट बैंक माने जाने वाले जो पासी मतदाता है, जो दलित में आते हैं, एक बड़ा हिस्सा इस बार शिफ्ट होकर इंडिया गठबंधन में चला गया। ये उनका रिसर्च है, ये उनका मानना है। और जो जाटो जाति के मतदाताओं का 60% हिस्सा अभी भी बहुजन समाज पार्टी के पास है। 30% जाटो मतदाता सपा गठबंधन में चले गए। केवल 10% जो वोट है दलित मतदाताओं का, केवल वही भाजपा की ओर गया है। वाल्मीकि या धोबी मतदाता भी गठबंधन को गया, जो ज्यादातर भाजपा का वोटर होता था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी उन्होंने बताया कि मौजूदा व्यवस्था के प्रति जो उनमें असंतोष था, संतुष्टि का भाव नहीं है, और दलितों का एक बड़ा हिस्सा परिवर्तन चाहता है, चेंज चाहता है। ये एक बड़ा विचार है, और ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये स्थिति बहुजन समाज पार्टी के जीरो पे आने का, या बहुजन समाज पार्टी का वोट का जो प्रतिशत है या वोट का आधार है कम होने का, ये एक अच्छा रिसर्च, अच्छा कारण बना। दूसरा, सामाजिक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अरशद आलम
वे कहते हैं कि आजादी के बाद दलितों की आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आया है उसमें आरक्षण का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि इस बार भाजपा से आरक्षण का खतरा महसूस हुआ। इन दलितों को ये एक डर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस डर के कारण वे सपा और कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए, जबकि सपा के साथ दलितों का रिश्ता कभी भी स्वाभाविक नहीं रहा। ये डॉक्टर अरशद आलम का मानना है, उनकी विवेचना है इस चुनाव की, दलित पैटर्न की, कि इस चुनाव से साफ हो गया है कि दलित किसी एक दल के साथ नहीं बंधा है, उसमें सौदेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। साथियों, ये अब तक किसी भी चुनाव के हार जीत के विश्लेषण में ये बात नहीं आई होगी। ये एक स्पष्ट, मैं आज मेरा विचार, मेरा मन किया ये बात कहने का, लोग कितना सहमत हैं असहमत हैं, लेकिन विचारणीय प्रश्न है कि जो सौदेबाजी की प्रवृत्ति है वो चाहे जनता में हो या नेता में हो, अब जो दल उसकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा उधर बढ़ने में उसे दिक्कत नहीं महसूस हो रही। जिन दलित लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर, बहुजन समाज पार्टी के कैडर से सहमत होकर अपना जीवन त्याग दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया इस मिशन के लिए, आज वही लोग जहां जीतने की उनको उम्मीद लग रही है, सौदेबाजी करके, टिकट की सौदेबाजी करके, अपनी हिस्सेदारी की सौदेबाजी करके वे किसी भी दल में जाने को तैयार हैं। तो ये जो सौदेबाजी की प्रवृत्ति है, ये नेताओं के साथ साथ जनता में भी दिख रही है। आरक्षण को बचाने की, संविधान को बचाने की, इसके पीछे कोई मूल आधार नहीं था। इन्हीं विश्लेषकों का मानना है कि 10% वोट बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट 10% एकदम से इन्हीं दो का संविधान बचाने के झूठे वादे पर और आरक्षण बचाने के झूठे वादे पर गठबंधन में शिफ्ट हो गया। ये सौदेबाजी है, ये सौदेबाजी है, सरासर सौदेबाजी है। और ऐसे ऐसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे नेता, बहुजन समाज पार्टी से पैदा किए हुए, बहुजन समाज पार्टी के कैडर से जन्म लिए नेता, वे सौदेबाजी करके उन पार्टियों में जाके उनका चाहे जो चारित्रिक या व्यक्तिगत, आपराधिक, राजनीतिक जो भी उनका कैरियर रहा हो, वो सब नगण्य रहा और वो जीतने में सफल हुए। ये 10% वोट लगभग 35 बहुजन समाज पार्टी की हारी हुई सीटों के लिए निर्णायक साबित हो सकता था। ये 10% वोट अगर उन 35 लगभग सीटों पे प्लस हो जाए, जिनमें बहुजन समाज पार्टी के
प्रत्याशियों के निर्णायक वोट 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख वोट तक थे। ये 10% वोट अगर ये प्लस हो जाता है, और जिनमें हार जीत का मार्जिन 30-35 हजार, 50 हजार के अंतर्गत है, 1 लाख के अंतर्गत है, वो ऐसी 35 सीटें हैं। वो 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत सकती थी। और संविधान बचाना या आरक्षण बचाना, इससे बड़ा मुद्दा बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए था प्रधानमंत्री का पद। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इस मुद्दे पे लगभग ये चुनाव लड़ा जा रहा था। तो संविधान बचाना या आरक्षण बताना महत्वपूर्ण मुद्दा बना, या प्रधानमंत्री बनाना या ना बनाना महत्वपूर्ण मुद्दा बना। ये 35 सीटें आ जाती, ये 10% वो शिफ्ट नहीं हुआ होता एकदम से, कहीं दिखा तो नहीं, ये पैटर्न नहीं था, दिखा नहीं। बहुजन समाज पार्टी इस पैटर्न को समझ नहीं पाई, और अंतिम 2 उसमें ये जो निर्णय हुआ, ये पैटर्न चला, संविधान बचाना और आरक्षण बचाना, और वो मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा पीछे रह गया। काश ये अगर 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत गई होती, तो आज सरकार तो एनडीए की तो नहीं बनती, और इंडिया की भी नहीं बनती। ये 35 सीटें निर्णायक होती प्रधानमंत्री बनने या ना बनने में। फिर आरक्षण भी बचा रहता, फिर संविधान भी बचा रहता। अगर इस मुद्दे पे ये 10% वोट शिफ्ट हो गया, क्या कर लिया? कौन सा संविधान बचा लिया? कौन सा आरक्षण बचा लिया? और जैसा कि 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव था, निर्णायक हो गया है। सरकार तो भाजपा की ही बन गई, सरकार तो एनडीए की ही बन गई, और ये तय है कि ये सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी। आगे क्या होता है, जो अंधकार, जो भविष्य लोगों को एक डर नजर आ रहा था, वो डर अभी भी बरकरार है। भाजपा के लोग वही हैं, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी सोच, जिस ढंग से सरकार बनी, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, उसमें कहीं भी ऐसा समझौतावादी दृष्टिकोण एनडीए के घटक में दिखता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। वो उसी पहले के अपने दृष्टिकोण पे अडिग है। उसी तरह से जो मंत्रालय का विभाजन हुआ है, वो उसी प्रकार से हुआ है। निर्णय भी, उनकी कार्यप्रणाली भी, और कार्यप्रणाली तो कैसे बदल सकती है? जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वे एकदम से बदल जाएंगे, और इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा बदल जाएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग बड़े बड़े पाक और साफ हैं, वे मनुवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार नहीं हैं। उनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये संविधान बचाएंगे, संविधान को लागू करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की तो विचारधारा ही यही है कि संविधान को लागू करेंगे। अगर सत्ता मिलती है, बहुजन समाज पार्टी का काम क्या होगा? तो ये जो चुनाव की समीक्षा है, हार जीत की समीक्षा, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि क्या परिवर्तन होगा, क्या बहुजन समाज पार्टी क्या चेंज करेगी, क्या परिवर्तन करेगी, कैसे जीतेगी। इसमें कुछ भी बदलाव, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है।
एक विचारधारा के आधार पर चल रही है, उस विचारधारा में कोई बदलाव नहीं हो सकता। कार्यप्रणाली राजनीतिक स्तर पर या चुनाव के लिए या जो सामाजिक गठबंधन के लिए कार्यप्रणाली में सुधार परिवर्तन की बड़ी गुंजाइश है, हो सकता है। करेगा कौन? वही लोग जो इसे चला रहे हैं, जिन्होंने यह विश्वास किया ये उन्हीं लोगों के अविश्वास का परिणाम है, उन्हीं लोगों की सौदेबाजी का परिणाम है। मैं इस बात को कहने से नहीं चूकूंगा कि इन सौदेबाज, चाहे जनता हो, चाहे ये कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चुनाव के दौरान जो मैंने अध्ययन किया, जो मुझे जानकारी मिली, ज्यादातर प्रत्याशी जो अभी तय हुए हैं, हाल ही के दिनों में बड़े कम समय में तय हुए हैं, वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे थे। उनका संगठन के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, या संगठन के लोगों का प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं था। दोनों बातें हैं। संगठन के लोगों ने प्रत्याशी का कोई सहयोग नहीं किया, या प्रत्याशी ने संगठन का सहयोग अपेक्षित नहीं समझा, स्वतः लड़े वो। यहां पर है परिवर्तन की गुंजाइश। ये केवल आलोचना का विषय नहीं हो सकता कि कोऑर्डिनेटर या संगठन के लोग या अध्यक्ष या जोनल के पदाधिकारी ये सब बिक गए, ये सब ढंग से काम नहीं करते, ये उगाही करते रहे, और ये सब जनता को पता है। ये हारने के बाद जनता इस तरह की बातें करती है। हारने के बाद समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग ये कमियां गिनाते हैं। जब चुनाव हो रहा है, संगठन की उनकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। चाहे वो कोऑर्डिनेटर, चाहे जो भी पदाधिकारी, वो कक्षा 8 पास है, वो अगर कोऑर्डिनेटर बन के आ जाता है तो उसकी चमचागिरी, उसकी जी हुजूरी, उसकी सही गलत बातों को एक्सेप्ट करना, उसके आगे पीछे घूमना, ये तक तो जारी रहता है। और जब चुनाव हार जाने के बाद कि ये कोऑर्डिनेटर के बदौलत चुनाव हारा गया, तो जो एक वर्ड मैंने यूज किया, सौदेबाजी, इस सौदेबाजी में सब लोग शामिल हैं। ये जो समीक्षा है, इस स्तर पे क्यों नहीं होती है? लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें। ये मिशन, बाबा साहब का मिशन, जो सत्ता के लिए है, ये राजपाट की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, सत्ता पे डिपेंड करता है। आज अगर सत्ता नहीं है तो ना संविधान बचेगा, ना आरक्षण बचेगा, और ना ये लोकतंत्र बचेगा। सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, बार बार इस बात को दोहराए जाने पे कि एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है, ये ब्राह्मणवादी, ये मनुवादी लोग,
बहुजन समाज को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, तृणमूल के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेंगे। जिनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, वे लड़ेंगे बहुजन समाज की लड़ाई। बहुजन समाज को सत्ता खुद प्राप्त करनी होगी। बाबा साहब का सपना कि अगर अपनी मुक्ति चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पर प्रवेश करो, ये राजपाट की लड़ाई है। इसमें सारे मुद्दे समाहित हैं। इसमें संविधान का बचना भी समाहित है, लोकतंत्र का बचना भी समाहित है, आरक्षण भी समाहित है। बहुजन समाज के गुरुओं, संतों, गुरुओं, महानायकों का संघर्ष, जो उनका सपना है, वो भी इसमें समाहित है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता की लड़ाई लड़ रही है। एकदम स्पष्ट था ये 2024 का चुनाव। ये 30-35 सीटें निर्णायक होती, सत्ता के करीब होते, या हमारे बिना सत्ता नहीं बनती, सरकार नहीं बनती। खतरा तो आज भी है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती तो सदैव खतरा रहेगा, क्योंकि एससी और एसटी के 131 सांसद हैं, ये चुन के जाते हैं। अब तक जितना भी, जो कुछ भी खतरा रहा, आरक्षण बर्बाद हुआ, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो ये किया, उसमें ये 131 सांसद तो शामिल हैं। इन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। अब आगे क्या बोलेंगे? संविधान खत्म होता है, बर्बाद होता है, तो ये खतरा तो रहेगा रहेगा। बाबा साहब का जो सपना था, जो उन्होंने कम्युनल अवार्ड के द्वारा सीटें, अपना रिप्रेजेंटेशन प्राप्त किया था, जो अधिकार मिले थे इस बहुजन समाज को, वो कायम ना रह सके, लेकिन बाबा साहब ने उसका उपाय तो कर दिया है। संविधान नहीं खतरे में जा सकता अगर ये 131 सांसद जो रिजर्व सीटें हैं एससी और एसटी की, ये जीतने वाले लोग सही अर्थ में बहुजन समाज के प्रतिनिधि हो, इनके चमचे और दलाल ना हो। ये बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी या तृणमूल या तमाम और इन सब पार्टियों के, इनके दलाल, चमचे, गद्दार ना हो, तो इस संविधान को खतरा किस बात का खतरा है? 131 सांसद है। जनता को इस बात का एहसास नहीं है। समीक्षा की जरूरत तो यहां है। बेकार है बहुजन समाज पार्टी, अपने मिशन से भटक गई है, कुछ नहीं, जीरो पे आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कहाँ हो सकता है ये? अगर अगर इतना दम है इन जो बहुजन समाज के बड़े थिंकर लोग हैं, थिंक टैंक लोग हैं, जो दम कर दिया बोलते बोलते, उन्होंने चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अगर उनमें इतना मादा है, अगर उनमें इतनी इतनी क्षमता है, ये 131 सांसदों को अपने झंडे तले ले आओ, या इन 131 सुरक्षित सीटों में कोई ऐसा व्यक्ति
जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या इन सभी मनुवादी पार्टियों का दलाल ना हो, चमचा ना हो, वहां से न जीतने पाए, मत बहुजन समाज पार्टी की चर्चा करिए आप। ये जितने विचारक लोग हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर उनमें इतना ही दम है, इतनी ही उनकी विचारधारा स्ट्रांग है, तो क्यों 131 सांसदों को इस तरह से उनके मनुवादियों के तलवे चाटने में लगे हुए हैं? और सब कुछ संविधान में हो रहा है, सब कुछ खिलवाड़ हो रहा है आरक्षण के साथ, और भोली भाली जनता को एक झटके में बहका के इन्हीं बुद्धिजीवी लोगों के, इन्हीं तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों के कहने पे वो 10% वोट बहुजन समाज पार्टी का एकाएक एकदम से शिफ्ट हो गया। इन लोगों ने सौदेबाजी की, इन लोगों ने सौदेबाजी कराई, तरह तरह के विचार और उनका निराकरण ढूंढने का लोग प्रयास कर रहे हैं। अब क्या हो? कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कभी खत्म ना होने वाली विचारधारा है। बहुजन नायकों की विचारधारा कभी खत्म ना होने की विचारधारा है। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। बिगड़ते हैं तो ये सौदेबाज लोग, ये चमचे, ये दलाल, जो अपनी तुच्छ क्षणिक लालच के चलते सौदेबाजी कर रहे हैं, पद का, एमपी एमएलए बनने का, मंत्री बनने का, और वो समाज का सौदा कर रहे हैं। ये अमर बेल हैं ये लोग, अमर बेल जो जिस पौधे में रहती है उसी से अपना खाना पीना, अपनी ताकत लेती है, और उस पौधे को ही चट कर डालती है, उसी को ही सुखा देती है, उसी को भस्म कर देती है। ये सौदेबाज लोग, जो 131 लोग हैं, या जिन्होंने सौदेबाजी करके और ये 10% वोट या बहुजन समाज पार्टी का ये जो बेस वोट है, एकदम से रातों रात इसको बिना सोचे समझे भोली भाली जनता को बहका कर शिफ्ट करा दिया, और बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट आज इस स्तर पे आ गया। उसे जवाब देना पड़ रहा है। उसे निदान कार्यप्रणाली में बदलाव हो सकता है, विचारधारा वही है, सत्ता का संघर्ष है, राजपाट की लड़ाई है। जब भी राजपाट बहुजन समाज को मिला है, 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है, तो ये तुच्छ लोग, ये सौदेबाज लोग उसका ही अध्ययन कर ले तो निदान अपने आप मिल जाएगा। ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है, बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज की सत्ता, यही विकल्प है। बहुजन समाज के बचने का, संविधान के बचने का, लोकतंत्र के बचने का, मैं उम्मीद करता हूं कुछ भी नहीं बिगड़ा। लोग वही हैं, विचारधारा वही है, संगठन वही है। प्रत्याशियों का चयन समय पर हो, किसी भी पदाधिकारी को कार्यकर्ता के अलावा उसे बड़ा
अधिकारी बड़ा, बहुत बड़ा योग्य, बहुत बड़ा दिमाग वाला न समझा जाए। हर व्यक्ति कार्यकर्ता सक्षम है इस मूवमेंट को समझने में, इस मूवमेंट को धरातल पर उतारने में। सब कार्यकर्ता बन के काम करें, चाहे जितना वो पदाधिकारी हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो। सब कार्यकर्ता हैं इस मिशन मूवमेंट के, और सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक बहुत बड़ा कारण बहुजन समाज का संगठन कमजोर होना। संगठन इस लड़ाई में कहीं नहीं दिखा। बिना संगठन के कोई युद्ध, कोई लड़ाई, कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। प्रत्याशियों का चयन इस शर्त, इस तरीके से किया जाए कि वो संगठन के साथ लड़े, और संगठन इस तरीके से बने कि वो चुनाव लड़े। प्रत्याशी या जो भी लोग हैं उसको अपने साथ मिला के उसको कहाँ यूज करना है, ये संगठन का काम है, संगठन की जिम्मेदारी। अगर संगठन प्रत्याशी को या जो पदाधिकारी बनाया गया है उसका यूज नहीं करता है, तो यह संगठन की गद्दारी है, संगठन की कमजोरी है। गलत संगठन में लोग आ गए हैं। अगर कोई जीता हुआ या बड़ा पदाधिकारी छोड़ के चला जाता है, संगठन छोड़ रहा, पार्टी छोड़ रहा, ये संगठन की गद्दारी, संगठन की कमजोरी है। उसने यूज नहीं किया। यूज करने का तरीका, जो कैडर बेस्ड सिस्टम है बहुजन समाज पार्टी का, वो बहुत सरल तरीका है। तो इस स्तर पे परिवर्तन की जरूरत है। संगठन को ऐसा धार चाहिए, ऐसी धार संगठन में चाहिए, हर निर्णय लेने में, हर उसका निर्णय निर्णायक हो, हर उसका कदम निर्णायक हो। संगठन तय करे कि उसे जीतना है या हारना है। संगठन ने अगर ये तय कर लिया है कि हम ये चुनाव जीतेंगे, तो वो जीतेंगे। इस स्तर के संगठनात्मक फेरबदल या मजबूती की उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी। यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी,
मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।